हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रवि यादव क्लासेस पर। मैं हूं रवि और आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज़ वन ऑफ द मेजर सेंट्रल एक्ट एम टू रेगुलेट। तो ये जो मेजर सेंट्रल एक्ट एम टू रेगुलेट, ये क्या रेगुलेट करने के लिए लेकर आया था? तो ये रेगुलेट करने के लिए प्राइमरीली लेकर आया था वर्किंग कंडीशन ऑन द फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज की वर्किंग कंडीशन के लिए इस एक्ट को लाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश lays down all essential provision relating to proper working condition, working hours, holiday, overtime, employment of children, women, young person, safety, health, welfare ऑफ अ वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो ये दी गई है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्री एक्ट इज, फैक्ट्री एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो फैक्ट्री एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर, टू प्रमोट हेल्थ वेलफेयर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड, टू प्रिवेंट hazard ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज through the provision relating to approval of plans before creating a factory। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है all of the above, all of the above। ऑप्शन डी होगा all of the above। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 has enacted primarily with the object of protecting worker employed in the factory against। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 प्राइमरीली लेकर आया गया था प्रोटेक्टिंग वर्कर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसके प्राइमरीली इसको टैकल करने के लिए लेकर आया गया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्ट्री एक्ट 1948 वाज केम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 ये इनेक्टेड हुआ, ये केम इनटू फोर्स हुआ फ्रॉम कौन से डेट से? तो ये है हमारा आंसर 1 अप्रैल 1949 से। ठीक है, द एक्ट रिलेटिंग टू फैक्ट्री इज कॉल्ड एज फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज इनेक्टेड इन, सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट इनेक्ट हुआ था 1881 में। ठीक है, उसके बाद इसे रिवाइज किया गया 1934 में एंड फाइनली 1948 में। सो अभी जो फैक्ट्री एक्ट है वो है 1948। फैक्ट्री इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो लिस्ट 3 में फैक्ट्री को इंक्लूड किया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 36 में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एंट्री नंबर 36। ठीक है, फैक्ट्री इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट 3। अभी हमने देखा था फैक्ट्री इज इंक्लूडेड इन लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 36। तो फैक्ट्री इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो लिस्ट 3 जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट के लिए होता है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 36। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये शेड्यूल कॉन्करेंट लिस्ट में है, लिस्ट 3 में है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ फैक्ट्री कौन बना सकता है? तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लेजिस्लेशन रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द फैक्ट्रीज। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्सटेंड्स टू। तो ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेबल, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल होता है ऑल इंडिया के ऊपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। JNK मैन्युफैक्चर करता है मैन्युफैक्चरिंग वुडन प्रोडक्ट्स इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वुडन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो क्या तो यहाँ पूछा गया व्हाट प्रोविजन, कौन से प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट के उसके ऊपर लगेंगे? तो सिंस फैक्ट्री एक्ट इज अप्लीकेबल इन होल इंडिया, तो उसके ऊपर सारे ही प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट के उसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। ओके, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 is one of the social enactment intended to achieve social reform by regulating working condition, working hours of worker employed in the factory, wherein workers are employed in manufacturing process is being carried out with the aid of power and dash workers without the aid of power। तो यहाँ बोला गया है फैक्ट्री एक्ट 1948 कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, जहाँ पे मिनिमम अगर 10 एम्प्लॉय होते हैं इन एनी डे इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग 12 मंथ, किसी भी एक दिन अगर 10 वर्कर्स हो जाते हैं, 10 और मोर वर्कर हो जाते हैं, जहाँ जो फैक्ट्री विथ एड ऑफ पावर से चल रही है, तो उसके ऊपर ये फैक्ट्री एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। और एल्स विदाउट द एड ऑफ पावर अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे अगर 20 और मोर एम्प्लॉय हो जाते हैं तो फैक्ट्री एक्ट विल बी अप्लीकेबल टू देम। तो हमारा आंसर हो जाता है 10 और मोर एंड 20 और मोर। 10 और मोर फॉर एड ऑफ पावर, 20 एंड मोर फॉर द वर्कर्स विदाउट द एड ऑफ पावर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन। ABC Limited has a factory where manufacturing process is being carried out, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड आउट किया जा रहा है विदाउट द एड ऑफ पावर। ठीक है, विदाउट द एड ऑफ पावर बोला है। तो अभी हमने देखा था विदाउट द एड ऑफ पावर है तो 20 और मोर वर्कर किसी भी एक दिन होंगे प्रीसीडिंग 12 मंथ में, तो फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 20 और मोर। 20 और मोर दिया है ऑप्शन सी में। 20 और मोर वर्कर्स आर वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं 15th क्वेश्चन। XYZ Limited has a factory where manufacturing process is being carried out with the aid of power। तो यहाँ पे विद द एड ऑफ पावर के साथ में बोला गया है एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैरी आउट कर रही है। तो वहाँ पे अभी हमने देखा था 10 और मोर अगर एम्प्लॉय होंगे, वर्कर्स होंगे एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 10 और मोर वर्कर्स आर वेयर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अप्लाई होता है फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अप्लाई होता है फैक्ट्रीज बिलोंगिंग टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 17. Section dash of the Factories Act 1948 provides the definition of factory। तो definition of factory दी गई है सेक्शन 2M में, सेक्शन 2 सबसेक्शन M। ठीक है, सेक्शन 2M में definition of factory दी गई है। सेक्शन 2K में definition है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 2K में। एंड 2I में एक्सप्लेन की गई है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मशीनरी। ट्रांसमिशन ऑफ मशीनरी। सेक्शन 2N में डेफिनेशन दी गई है ऑक्यूपायर की, ऑक्यूपायर की। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड। फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, तो माइन इंक्लूड नहीं है, रेस्टोरेंट इंक्लूड नहीं है, रेलवे रनिंग शेड इंक्लूड नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे ही इंक्लूड नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड एनी प्रीमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयरऑफ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, ये बोला गया है। तो ये डेफिनेशन दी गई है कि वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी डे एनी पार्ट ऑफ द ईयर वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट। तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है। ये भी डेफिनेशन दी गई है कि जहाँ पे विदाउट द एड ऑफ पावर होगा तो वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट कब अप्लाई होगा, व्हेन 20 और मोर वर्कर।
यहाँ पे दिया है अ माइन। अभी हमने देखा था कि माइन पे फैक्ट्री की डेफिनेशन से माइन एक्सक्लूडेड है। मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस ऑल्सो एक्सक्लूडेड है। रेलवे रनिंग शेड इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड है। होटल रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस ऑल्सो एक्सक्लूडेड है। तो ऑल दिस आर एक्सक्लूडेड, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो यहाँ पूछा गया डज नॉट इंक्लूड, तो डज नॉट इंक्लूड में ये सारी चीजें आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A mobile unit belongs to armed forces of the union is not a factory, not a factory बोला गया है as per the definition of factory। तो ये क्या सही है? अभी हमने पढ़ा था मोबाइल यूनिट जो है वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाता है इट्स ट्रू, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ होटल वुड नॉट फॉल फॉर क्लासिफिकेशन एज अ फैक्ट्री। तो यहाँ बोला गया है एक एस्टेब्लिशमेंट होटल की वो फैक्ट्री की क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। ये कौन से जजमेंट में ये कौन से जजमेंट में पास हुआ है? तो ये जजमेंट था लाल बोवाटा होटल और बेकरी मजदूर यूनियन वर्सेस रिच प्राइवेट लिमिटेड। तो इस जजमेंट के बेस पे जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल है दे विल नॉट फॉल इन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, तो होटल को फैक्ट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया बेस्ड ऑन दिस जजमेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑल द वर्कर, जितने भी वर्कर है जो एम्प्लॉयड है कंस्ट्रक्शन कंपनी वुड स्क्वायरली अट्रैक्ट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म। तो उन्हें क्या बोला जाएगा? तो उन्हें वर्कमैन बोला जाएगा। जो वर्कर एम्प्लॉयड होते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में दे आर कॉल्ड एज वर्कमैन एज पर द डेफिनेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेक्शन 2K। तो अभी हमने देखा था सेक्शन 2K ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। सेक्शन 2K था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ठीक है, और फैक्ट्री के लिए सेक्शन था सेक्शन 2M, और वर्कर के लिए सेक्शन है सेक्शन 2I। ठीक है, सेक्शन 2I। और गुड्स का कोई ऐसा स्पेसिफिकली सेक्शन डिफाइन नहीं किया गया फैक्ट्री एक्ट 1948 में। इफ एनी आर्टिकल इज स्टोर्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज, एक आर्टिकल को मैंने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दिया, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज एक बड़ा सा गोडाउन होता है जिसमें एक बड़ा फ्रिज टाइप का लगा होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पेरिशेबल गुड्स उसमें स्टोर करते हैं, जैसे पोटैटो, ऑनियन, एप्पल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ एनी आर्टिकल, कोई भी एक चीज़ अगर हमने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर की है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन में आएगा? तो हमारा आंसर है यस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। XYZ जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, वो क्या करती है? वो रिसीव करती है प्रोडक्ट इन बल्क एंड अदर अनपैकिंग सच बल्क प्रोडक्ट्स, एंड कुछ और अनपैकिंग मटेरियल वो बल्क में रिसीव करती है एंड प्रोडक्ट्स को पैक करके अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट डिस्पैच कर देती है विदाउट एनी अल्ट्रेशन। प्रोडक्ट में कोई और अल्ट्रेशन नहीं करती है, जस्ट बल्क में एक प्रोडक्ट लेती है, पैकिंग मटेरियल लेती है, उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैक करती है और उसको दे देती है। तो क्या ये जो प्रोसेस है सच एज एक्ट इज कंसिडर्ड विद इन द स्कोप ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट? इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग? तो इसे मैन्युफैक्चरिंग बोला जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2K में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेक्शन 2A ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डिफाइन करता है अडल्ट की डेफिनेशन को, ठीक है। एडोलेसेंट की डेफिनेशन है 2B में, चाइल्ड की डेफिनेशन है 2C में, ओके। कैलेंडर की डेफिनेशन है सेक्शन 2B में, ठीक है। तो फॉर सेक्शन
2A डिफाइंस अडल्ट, ठीक है, 2A की डेफिनेशन है अडल्ट की। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज एन अडल्ट? अडल्ट कौन है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो अडल्ट किसे बोला गया है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो जो भी बंदा 18 साल से ज्यादा का है दैट विल बी नोन एज adult. 18 plus will be known as adult as per the definition of Factories Act 1948. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Who is adolescent as per Factories Act 1948? एडोलेसेंट की डेफिनेशन दी गई है 2B में, सेक्शन 2B में। एंड एडोलेसेंट किसे बोला जाएगा? जो भी जिसने भी 15 साल से ज़्यादा है, ठीक है, 15 साल से ज़्यादा है बट 18 साल से कम है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज एडोलेसेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु इज एडोलेसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो हमारा आंसर है हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट लेस देन 18 ईयर्स इज नोन एज एडोलेसेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज कैलेंडर ईयर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो ये सेक्शन 2BB में इसकी डेफिनेशन कवर्ड है कैलेंडर ईयर की। तो कैलेंडर ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर है पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर, ठीक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इज नोन एज कैलेंडर ईयर, ठीक है, 12 महीने फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से एंड तक इज नोन एज कैलेंडर ईयर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ चाइल्ड इज? तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग चाइल्ड कौन है? तो अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 चाइल्ड वो है जिसने 15 हु हैज नॉट कंप्लीटेड द 15 ईयर्स ऑफ एज। तो इसे हम ऐसे समझते हैं 15 ईयर्स से जो कम है वो चाइल्ड है एंड जो 15 ईयर्स से 18 ईयर के बीच में जो है वो एडोलेसेंट है, ठीक है, और जो 18 ईयर से ज़्यादा है वो एडल्ट है, ठीक है, एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 32। एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड, जिसने 15 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं की है, तो वो क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे चाइल्ड, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 33। प्राइमरी पर्पस फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम इज टू प्रिजर्व द एम्प्लॉय। तो प्राइमरी पर्पस क्या है एम्प्लॉय की सेफ्टी का? तो उसका प्राइमरी पर्पस है कि प्रिजर्व करना एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। तो ये पर्पस है फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम लाने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हजार्डियस प्रोसेस जो है वो हजार्डियस प्रोसेस को स्पेसिफाई किया गया है कौन से शेड्यूल के अंदर में ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो हजार्डियस प्रोसेस को स्पेसिफाई किया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंडर में, ठीक है, इसको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसे फर्स्ट शेड्यूल के अंडर ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को हजार्डियस प्रोसेस को स्पेसिफाई किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 35। हु इज अ यंग पर्सन? यंग पर्सन में चाइल्ड या फिर एडोलेसेंट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट इज नोन एज यंग पर्सन, ठीक है। सी प्लस एडोलेसेंट इज अ यंग पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ डे मीन्स, डे कब से शुरू होता है? डे का मतलब क्या है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो डे का मतलब है 24 घंटे। द पीरियड ऑफ 12 आवर्स इज नोन एज डे एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अ डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 20 आवर्स। जो कब शुरू होता है, वो शुरू होता है बिगिनिंग एट द मिड नाइट। ठीक है, मिड नाइट रात 12 बजे से जो डे वहां से शुरू होता है एट 00 आवर्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगिनिंग एट मिडनाइट। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डैश मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला गया है? और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी which is a mechanical transmitted and is not generated by human or animal agency as per the Factories Act। तो यहाँ पे बोला गया पावर के बारे में बात हो रही है, तो हमारा आंसर है पावर। तो पावर का मतलब है जो एनर्जी इलेक्ट्रिकली एनर्जी होती है, जो मैकेनिकली ट्रांसमिट की जाती है। ठीक है, ये ह्यूमन और एनिमल के द्वारा जनरेट नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डैश मीन्स एनी शाफ्ट। ठीक है, डैश मीन्स एनी शाफ्ट, व्हील ड्रम, पुली, सिस्टम, पुली, कपलिंग, क्लच, ड्राइविंग बेल्ट और अदर अप्लायंसेस और डिवाइस which motion of a prime mover is transmitted or received by any machinery or appliances। तो ये डेफिनेशन है ट्रांसमिशन ऑफ मशीनरी की। ठीक है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मशीनरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स क्या है? ठीक है, प्रेमाइज होता है ओपन स्पेस। ठीक है, प्रेमाइज इज अ open space, whereas present means the space enclosed by the wall। ठीक है, जो space enclosed by the wall होता है that is known as present। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीक, वीक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अंडर द एक्ट इट्स अ पीरियड ऑफ 7 days। तो वीक 7 days का होता है बिगिनिंग एट द मिडनाइट। मिडनाइट कौन सी मिडनाइट से? मिडनाइट फ्रॉम दी सैटरडे रात को, सैटरडे नाइट एट 00 आवर्स से वीक बिगिन होता है। ओके, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें से कौन सा पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का? मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकेजिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, demolishing, otherwise treating or adapting any article or substance with a view to use, sale, transport, delivery और disposal। तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? तो यस, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एज पर दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पंपिंग ऑयल, वाटर, स्वेज और एनी अदर सब्सटेंस। तो pumping oil, water, swage or any other substance, this is also included in the manufacturing process। Generating, transforming or transmitting power, this is also included in the manufacturing process। तो ये सारे ही manufacturing process में included हैं as per the Factories Act 1948। तो हमारा आंसर हो जाता है all of the above। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, which of the following is are part of manufacturing process अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो 1948 फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से इंक्लूडेड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में? कंपोजिंग टाइप ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्रेवियोर और अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, फिटिंग, फिनिशिंग, ब्रेकिंग अप शिप वेसल, दिस इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रेशर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, जो हमने एक क्वेश्चन पहले देखा था जिसमें वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करता है, तो वो हमने देखा था इट्स एन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो इट इज इंक्लूडेड, दिस ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट में से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दिया है डेफिनेशन ऑफ वर्कर के बारे में पूछा है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। तो वर्कर इंक्लूड्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये सही है, वर्कर में वो इंक्लूडेड है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, वर्कर इंक्लूड्स अ पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू एजेंसी। तो हम किसी एजेंसी के थ्रू भी किसी पर्सन को एम्प्लॉय करते हैं तो वो भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, वर्कर इंक्लूड्स अ पर्सन एम्प्लॉयड विदाउट रेम्यूनरेशन। किसी एक पर्सन को हम बिना कोई पैसे दिए भी काम करवाते हैं तो वो भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। बट ऑप्शन सी में दिया डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन एम्प्लॉयड विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब मान लीजिए कि हम एम्प्लॉयर हैं, हमने एक एजेंसी के थ्रू एक वर्कर को हायर किया है, ये वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इसको बोला नहीं, लेकिन इसने इसको यहाँ भेज दिया काम करने के लिए विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी नॉलेज के बिना ये काम कर रहा है यहाँ पे, तो क्या ये डेफिनेशन ऑफ वर्कर में इंक्लूडेड है? तो ये भी डेफिनेशन ऑफ वर्कर में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है डज नॉट इंक्लूड, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो हमारा आंसर होता है डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन एम्प्लॉयड विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो हमारा एक्चुअल में ये होना चाहिए था अ पर्सन एम्प्लॉयड विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ वर्कर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सेक्शन 2N ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। तो अभी हमने पीछे रिवाइज किया था, सेक्शन 2N बोलता है 2N इज रिगार्डिंग द ऑक्यूपायर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, सारा कंट्रोल फैक्ट्री के ऊपर पे है, उसको क्या बोलेंगे एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो ही इज नोन एज अ ऑक्यूपायर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी डैश बी अपॉइंटेड एज अ ऑक्यूपायर ऑफ द कंपनी। ए जनरल मैनेजर को भी एज अ ऑक्यूपायर अपॉइंट किया जा सकता है, मे बी अपॉइंटेड। ठीक है, मे बी अपॉइंटेड, उसको ऑक्यूपायर के रूप में अपॉइंट किया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2N इज रिलेटेड टू ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स दैट मीन्स द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है फैक्ट्री के ऊपर पे, फैक्ट्री के अफेयर्स के ऊपर पे, दैट पर्सन इज नोन एज ऑक्यूपायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ। एम्प्लॉय हेल्थ की हेल्थ को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट किसके ऊपर में है? तो ये है एम्प्लॉयर के ऊपर में। ठीक है, एम्प्लॉय की हेल्थ का ध्यान एम्प्लॉयर ने रखना है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो फैक्ट्री एक्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? सेफ्टी देखना, हेल्थ देखना, वेलफेयर देखना एम्प्लॉय का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू एग्जेम्प्ट एनी फैक्ट्री और अ क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्सेप्ट 67। ठीक है, एक्सेप्ट सेक्शन 67। तो सेक्शन 67 क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। सेक्शन 67 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन।
ठीक है। सो सेक्शन 67 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो यहाँ बोला गया है तो स्टेट गवर्नमेंट कब सारे प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट को क्या एग्जेम्प्ट कर सकती है, एक्सेप्ट 67 कौन से सिचुएशन में कर सकती है, जब कोई पब्लिक इमरजेंसी हो। ठीक है, जब उस स्टेट में कोई पब्लिक इमरजेंसी हो तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट सारे सेक्शन को प्रोविजन को ये एक पावर स्टेट गवर्नमेंट वो सारे फैक्ट्री के जितने भी प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट कर सकती है एक्सेप्ट 67। ठीक है, इवन बट 67 तब भी लागू रहेगा इवन दो व्हेन देयर इज अ पब्लिक इमरजेंसी। दैट मीन्स सेक्शन 67 क्या बोलता है फैक्ट्री एक्ट का, वो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। इवन पब्लिक इमरजेंसी में भी यंग चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना है। इस सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे सेक्शन में जो भी कुछ दिया है उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट इन द केस जब पब्लिक इमरजेंसी हो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। फॉर द पर्पज ऑफ फैक्ट्री एक्ट डैश मीन्स अ ग्रेव इमरजेंसी whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened, whether war or external aggression or internal disturbance। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, जब वार जैसे वार लाइक सिचुएशन हो स्टेट में, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं पब्लिक इमरजेंसी सिचुएशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ स्टेट गवर्नमेंट may use its power to exempt any factory class or factories from all provision। तो फैक्ट्री के किसी फैक्ट्री को या किसी एक क्लास ऑफ फैक्ट्री को या सारी फैक्ट्रीज को जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन है उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है एक्सेप्ट 67 पब्लिक इमरजेंसी के पीरियड में, नॉट एक्सीडिंग कितने टाइम तक वो उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है ओनली 3 मंथ्स तक। ठीक है, ओनली 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, 3 मंथ्स के बाद में वापस से वो एक्सटेंड कर सकती है, देन अगेन रिव्यू करेगी वेदर सिचुएशन आर अंडर कंट्रोल। अगर होगा तो ओके है, और एल्स दे विल एक्सटेंड इट फॉर अगेन अनदर 3 मंथ्स। ओके, सो ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू एग्जेम्प्ट from all the provision any class of factory, all factory या all provision of the factories act for certain period। वो period है 3 months का। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 every dash shall ensure so far as it is reasonably practicable the health, safety and welfare of all worker while they are at work in the factory। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ द वर्कर वाइल दे आर एट द वर्क। तो ये है ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने इंश्योर करना है, रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए जो हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर फॉर ऑल द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट सिस्टम ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री दैट आर सेफ विदाउट रिस्क टू हेल्थ इज द ड्यूटी ऑफ। ये किसकी ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी है ऑक्यूपायर की। तो ऑक्यूपायर का क्या ड्यूटी है कि उसने प्रोविजन, मेंटेनेंस और प्लांट सिस्टम को जो फैक्ट्री में लगे हुए हैं वो सेफ हैं, विदाउट रिस्क टू हेल्थ हैं, वो उसका ध्यान रखना ये ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। द अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री फॉर ensuring safety, absence of risk to health in connection with the use, handling, storage and transport of articles and substances is a duty of occupier। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर हैव अ ड्यूटी ऑफ प्रोविजन, मेंटेन करना, मॉनिटरिंग करना वर्किंग एनवायरनमेंट इन द फैक्ट्री ऑफ वर्कर दैट इज सेफ है, विदाउट रिस्क टू हेल्थ है, एडिक्वेट रिगार्ड, फैसिलिटी अरेंजमेंट है एंड देयर वेलफेयर वर्क है, तो वो है ऑक्यूपायर।
तो ये सारी जिम्मेदारी ऑक्यूपायर की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डिस्कसेस द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? तो पावर ऑफ इंस्पेक्टर दिया है सेक्शन 9 में। तो हमारा आंसर है सेक्शन 9 इज पावर ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो फिर सेक्शन 10 में क्या दिया है? 10 में दिया है सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन की डेफिनेशन दी है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में क्या दिया है? सेक्शन 11 में दिया है डेफिनेशन ऑफ क्लीनलीनेस। ठीक है, डेफिनेशन क्लीनलीनेस के बारे में सेक्शन 11 डील करता है। सेक्शन 12 डील करता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। ठीक है, तो सेक्शन 9 डील करता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर से, सेक्शन 10 सर्टिफाइंग सर्जन, सेक्शन 11 क्लीनलीनेस, सेक्शन 12 डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द फैक्ट्री एक्ट ऑपरेट विद इन देयर। वो कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए हैं तो वो ऑपरेट करते हैं विद इन देयर लोकल लिमिट्स। ठीक है, वो अपनी लोकल लिमिट्स में ऑपरेट करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बिकम ए इंस्पेक्टर एज पर द एक्ट। कैन नॉट बिकम ए इंस्पेक्टर, तो यहाँ बोला गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बिकम द इंस्पेक्टर एज पर द एक्ट। तो ये गलत है। ठीक है, ये फॉल्स है, क्योंकि एवरी डीएम, ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एवरी डीएम इज इंस्पेक्टर। ठीक है, एवरी डीएम इज इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट, फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट। वो अपने डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर है। तो ये जो डेफिनेशन, ये जो लाइन लिखी गई है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट बिकम इंस्पेक्टर, तो ये गलत है। ओके, बिकॉज एवरी डीएम इज अ इंस्पेक्टर फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 62। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एवरी डिस्ट्रिक्ट डैश शैल बी एन इंस्पेक्टर। ठीक है, अभी एवरी डिस्ट्रिक्ट में कौन शैल बी एन इंस्पेक्टर? अभी हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी एन इंस्पेक्टर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है उसकी ड्यूटी है टू एंश्योर दैट, टू एंश्योर करना कि स्टैंडर्ड अडॉप्टेड इन द कंट्री आउटसाइड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच आर्टिकल इज द standards adopted in India and the article conforms of to such standards। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि ये ड्यूटी है मैन्युफैक्चर की। जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो एंश्योर करे कि वो जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहा है आउटसाइड कंट्री में फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच आर्टिकल, उस आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो सारे सेम स्टैंडर्ड अडॉप्ट, मतलब हमारे जहाँ पे जो स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए गए हैं उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड का ही अडॉप्टेड हो आउटसाइड कंट्री में, नॉट लोअर देन दैट स्टैंडर्ड्स विच इज मेंशन्ड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चर ने कंफर्म करना है। ठीक है, फॉर ऑल सच स्टैंडर्ड्स, फॉर द आर्टिकल्स कंफर्म्स टू सच स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 4 स्टेट गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और एन एप्लीकेशन मेड इन हिज बिहाफ बाय एन ऑक्यूपायर डायरेक्ट दैट। क्या डायरेक्ट कर सकती है? दैट 2 or more फैक्ट्री शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल फैक्ट्री। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्री को एक ही फैक्ट्री मान सकती है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो कार बनाती है, तो उन्होंने गियर्स के लिए एक अलग फैक्ट्री सेटअप की हुई है,
शेयरिंग के लिए एक अलग फैक्ट्री सेटअप की गई है, असेंबलिंग के लिए एक अलग फैक्ट्री सेटअप की गई है, ठीक है। जो बाकी पार्ट्स के लिए एक अलग अलग फैक्ट्री बनाई गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में इट्स ओन और एन एप्लीकेशन या किसी ने एप्लीकेशन दी तो उसके बिहाफ पे एन ऑक्यूपायर डायरेक्ट कर सकती है दैट 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्री को वो एक फैक्ट्री भी मान सकती है। ये सारे फैक्ट्री को बोल सकती है कि ये एक ही फैक्ट्री है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली फैक्ट्री एक्ट 1948 के प्रोविजन को अप्लाई किया जाए, ये सही है। या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ फैक्ट्री शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट फैक्ट्री, ठीक है। डिफरेंट या फिर एक बड़ी फैक्ट्री है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट को वो सेपरेट फैक्ट्री भी बोल सकती है, ये भी ठीक है। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ फैक्ट्री शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट फैक्ट्री। डिफरेंट ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ है एक ब्रांच दूसरे सिटी में है, तो डिफरेंट ब्रांचेस को भी वो एक सेपरेट फैक्ट्री ट्रीट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948? तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर को। द पावर टू अपॉइंट चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? तो चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। नाउ हु अपॉइंट्स द एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है? जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है? डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट कर सकता है? तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 68। एवरी एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, Joint Chief Inspector and Deputy Chief Inspector appointed under the Factory Act will have the powers of। तो जो भी एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर है, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर है या डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर है, उसके पास किसकी पावर होगी? पावर सिमिलर टू चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके पास पावर सिमिलर टू चीफ इंस्पेक्टर की पावर होंगी। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स चीफ इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो इसका हमारा आंसर है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ इंस्पेक्टर, कौन से इसमें से पावर नहीं है इंस्पेक्टर की अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो मेक एग्जामिनेशन कर सकता है प्रेमाइस की, प्लांट की, मशीनरी की, आर्टिकल की, तो ये इंस्पेक्टर की पावर है। इंक्वायर कर सकता है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो डेंजरस ऑकरेंस हुई है जिससे बॉडीली इंजरी हुई है, डिसेबलमेंट हुआ है, ठीक है, टेक नोट ऑन स्पॉट। अदरवाइज स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, किसी के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है, मे कंसिडर नेसेसरी फॉर सच इंक्वायरी, तो ये भी इंस्पेक्टर के पावर है। फिर रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब रजिस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फैक्ट्री, कोई प्रिस्क्राइब रजिस्टर या डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फैक्ट्री भी वो मांग सकता है। बट द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट सिस्टम ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री आर सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ओके, सो दिस इज नॉट द पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। जो भी मेंटेनेंस प्लांट सिस्टम का है वो सेफ है, विदाउट रिस्क टू हेल्थ है, ये उसके पावर्स में नहीं आता, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पावर ऑफ इंस्पेक्टर, इसमें से कौन सी पावर नहीं है इंस्पेक्टर की? The provision of such information, instruction, training, supervision necessary ensure health, safety of all the worker. So this is the power of inspector, ये power है इंस्पेक्टर की। सीज कर सकता है, कॉपी ले सकता है, रजिस्टर की रिकॉर्ड कर सकता है, अदर डॉक्यूमेंट any portion considered necessary in respect of offense under this act which he has reason to believe and he has committed,
ओके, सो दिस इज ऑल्सो द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। एंटर कर सकता है सच असिस्टेंट्स बीइंग पर्सन इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, किसी का असिस्टेंस लेके किसी भी एनी लोकल अथॉरिटी किसी भी प्लेस में एंटर कर सकता है, विच इज़ यूज्ड और विच हैज़ बीन रीज़न टू बिलीव इट्स यूज एज अ फैक्ट्री। कोई भी जगह एज अ फैक्ट्री यूज़ हो रही है तो वो उस प्रेमाइस में एंटर कर सकता है किसी का असिस्टेंस ले करके, और एनी लोकल और पब्लिक अथॉरिटी का विद एन एक्सपर्ट, जिसका भी वो सही समझे उसको। ये भी पावर ऑफ इंस्पेक्टर है। Further, take measurements, photographs, make such recording. He is considered necessary for the purpose of any examination under Clause B, taking with him any necessary instrument or equipment. ठीक है, अपने साथ में कोई इक्विपमेंट नहीं लेके जा सकता। ठीक है, कोई एग्जामिनेशन के लिए फोटोग्राफ, वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसा सब नहीं कर सकता। दिस आर नॉट द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट क्वालिफाइड डैश टू बी सर्टिफाइड सर्जन। क्वालिफाइड किस पर्सन्स को वो अपॉइंट कर सकती है टू बी सर्टिफाइड सर्जन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट? तो वो अपॉइंट कर सकती है मेडिकल प्रैक्टिशनर को एज अ सर्टिफाइड सर्जन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A qualified medical practitioner may be appointed by the state government under the Factories Act 1948 to be certifying surgeon। ठीक है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया जा सकता है टू बी अ सर्टिफाइंग सर्जन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टिफाइंग सर्जन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में क्या कर सकता है? ऑथराइज कर सकता है एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू एक्साइज एनी ऑफ हिज पावर्स। ठीक है, टू एक्साइज एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अ यंग पर्सन। ठीक है, यंग पर्सन का एग्जामिनेशन करना या सर्टिफाइंग करना ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट इज डन बाय, ये किसके द्वारा डन किया जाता है? ये किया जाता है सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा। ठीक है, हु डज द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन अ फैक्ट्री। पर्सन की एग्जामिनेशन कौन करता है? जो इंगेज होता है डेंजरस ऑक्यूपेशन में, प्रोसेस अंडर द फैक्ट्री एक्ट। मान लीजिए कहीं पे वो उसे बहुत एक डेंजरस पर मशीन को ऑपरेट करना है, दैट इज क्वाइट डेंजरस टू ऑपरेट, तो उस केस में एग्जामिनेशन करना है बिफोर पर्सन्स का फॉर इंगेजिंग इनटू सच प्रोसेस। उस प्रोसेस में उस पर्सन को जाने से पहले किसी ने उस पर्सन को एग्जामिन करना है, तो दैट पर्सन इज नोन एज सर्टिफाइंग सर्जन। फर्स्ट ही विल सर्टिफाई करेगा वो कि दैट पर्सन इज फिट एंड ही कैन गो टू कैरी आउट सच टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ सर्टिफाइड सर्जन मे कैरी आउट मेडिकल सुपरविजन इन केस ऑफ। तो वो मेडिकल सुपरविजन कर सकता है कौन से केस में? केस ऑफ इलनेस, किसी को इलनेस हो गया ड्यू टू नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी वजह से इलनेस हो गई, तो वो मेडिकली सुपरवाइज कर सकता है। या कोई इंजरी होने के चांसेस हैं, इलनेस होने के चांसेस हैं कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते समय, तो वो उसको सुपरवाइज कर सकता है। या फिर कोई इंजरी या इलनेस होने के चांसेस हैं यंग पर्सन को, तो वो उसको मेडिकल सुपरवाइज कर सकता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पर्सन हु is or becomes directly or indirectly interested in a factory or any process of business carried on there shall not be appointed as। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक बंदा जो
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है फैक्ट्री में या प्रोसेस ऑफ बिजनेस में कैरी आउट करने के लिए, तो उस पर्सन को क्या नहीं बना सकते? इंस्पेक्टर नहीं बना सकते, चीफ इंस्पेक्टर नहीं बना सकते, सर्टिफाइंग सर्जन नहीं बना सकते, तो हम उसको कुछ भी नहीं बना सकते। तो ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जो भी डायरेक्टली जिसका मोटिव है उस बिजनेस फैक्ट्री को कैरी आउट करने का, तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसी को ही अगर इंस्पेक्टर बना देंगे तो ही विल नॉट इंक्वायर इट प्रॉपरली, नो। या चीफ इंस्पेक्टर बना देंगे तो फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है उसको वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेगा। या सर्टिफाइंग सर्जन है, इफ सम पर्सन इज इल एंड वो डेंजरस प्रोसेस में उसको बोलेगा कि काम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द बिजनेस ऑफ दैट फैक्ट्री, उसको ये सारा पोजीशन नहीं दे सकते। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 79, सेक्शन डैश ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डील करता है हेल्थ ऑफ द वर्कर्स के साथ में। सेक्शन 79 ये डील करता है, नहीं, क्वेश्चन 79 कौन सा सेक्शन जो है फैक्ट्री एक्ट का डील करता है हेल्थ ऑफ द वर्कर के लेकर के? तो सेक्शन 11 to 20 जो है इट डील्स विद द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, सेक्शन 11 to 20 will deal with the health of the worker। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 80, which of the following provision of the Factories Act 1948 deals with the health safety welfare of the workers। ठीक है, तो कौन से प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट के डील करते हैं हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द वर्कर? क्लीनलीनेस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। तो ये सारे डील करते हैं हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर के लेकर के। चलो देखते हैं क्वेश्चन 81, डस्ट एंड फ्यूम, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवरक्राउडिंग, लाइटिंग आर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये सारे प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के जो डील करते हैं हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर को लेके। ठीक है, ये डील नहीं करते अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, सर्टिफाइंग सर्जन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके नहीं। डस्ट फ्यूम, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ओवर क्राउडिंग है, लाइटिंग है, तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी के मेजर हैं, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर के मेजर्स हैं फॉर दी वर्कर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 82, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए देयर शैल बी पोस्टेड इन ईच वर्क रूम of a factory a notice specifying that कि dash number of worker who may be employed। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ओवर क्राउडिंग को टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, तो यहाँ पे बोला गया है देयर शैल बी पोस्टेड इन ईच वर्क रूम अ फैक्ट्री एंड नोटिस स्पेसिफाइंग दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हु मे बी एम्प्लॉयड। ठीक है, मैक्सिमम नंबर वहाँ पे कितने एम्प्लॉय किए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्क रूम में। मान लीजिए एक रूम है, यहाँ पे मैक्सिमम 20 वर्कर ही रह सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर होंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि अगर एक रूम है तो उस रूम में एक के बाहर एक नोटिस लगाना चाहिए जिसमें लिखा हो कि यहाँ पे 20 से ज़्यादा वर्कर इस रूम में नहीं होने चाहिए और एल्स ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर हु मे बी एम्प्लॉयड, उसका एक नोटिस लगाना है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग हर एक वर्क रूम के बाहर। ठीक है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शुड बी क्लीन्ड वंस इन एवरी वीक। ठीक है, तो हर एक हफ्ते में फ्लोर ऑफ वर्क रूम साफ किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, एज पर सेक्शन 11 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी क्लीन, उसको क्लीन किया जाना चाहिए एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक।
by washing using disinfectant where necessary by some other effective method। ठीक है, किसी भी मेथड को एम्प्लॉय करके हर एक हफ्ते में फ्लोर ऑफ फैक्ट्री जहाँ पे वर्कर्स काम कर सकते हैं उसको क्लीन किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 85। सेक्शन 11 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 where floor is liable to become wet। ठीक है, फ्लोर जो है इट इज liable to become wet, वो गीला हो सकता है फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू सच एक्सटेंट एज इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ड्रेन्ड इफेक्टिव मीन्स ऑफ। ठीक है, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड। ठीक है, कोई एक फ्लोर है जो काम करते समय या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान उसमें पानी का यूज़ होता है तो उसकी वजह से वो वेट होता रहता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो यहाँ बोला गया है उस पानी को निकलने के लिए प्रॉपर एक ड्रेन, इफेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, वेलफेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये बोल रहा है वेलफेयर पार्ट नहीं है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का, तो ये गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ये गलत बोल रहा है, तो हमारा आंसर है फॉल्स, ऑप्शन बी फॉल्स। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 while washing the factory building should be carried out in a every dash month। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है वाइट वॉशिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग को वाइट वॉश कराना चाहिए कब? इन एवरी 14 मंथ्स। ठीक है, एवरी 14 मंथ्स, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो फैक्ट्री बिल्डिंग को वाइट वॉश कराना चाहिए इन एवरी 14 मंथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, एक फैक्ट्री है जामनगर में, हैज़ पेंटेड इट्स वॉल, उसकी वॉल्स को उसने पेंट किया, पार्टीशन, सीलिंग, स्टेयरकेस विद अ वॉशेबल वाटर पेंट। वॉशेबल वाटर पेंट से उसने उसको पेंट किया। द वॉल, पार्टीशन, सीलिंग, स्टेयरकेस नीड टू बी रीपेंटेड, वो दोबारा रीपेंट होनी चाहिए इन अ पीरियड ऑफ डैश एंड वॉश्ड एटलीस्ट वंस इन अ एवरी पीरियड ऑफ। तो ये बोला गया है, तो वो जो वाटर पेंट किया है वॉशेबल वाटर पेंट, वो एवरी 3 ईयर्स में करना चाहिए वापस से, रीपेंटेड इन एवरी 3 ईयर्स एंड इट शुड बी वॉश्ड इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में उसे वॉश करके क्लीन करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, रीपेंटिंग और रीवार्निशिंग। ठीक है, रीपेंट करना या रीवार्निश करना when the wall are painted otherwise than the washable water paint or varnish under Factories Act 9 is required to be carried out at least once in a every, तो वो at least once in a every 5 year में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं रीपेंटिंग। रीपेंटिंग with at least one coat of a paint, वन कोल नहीं है ये, वन कोट है, वन कोट ऑफ अ पेंट। रीपेंटिंग एटलीस्ट वन कोट ऑफ अ पेंट व्हेन द वॉल्स आर पेंटेड विद अ वॉशेबल वाटर पेंट अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन अ। तो यहाँ पे बोला गया है दोबारा से रीपेंट करना कम से कम एक कोट के साथ में जो कि वॉल्स पेंट की गई थी वॉशेबल वाटर पेंट से। ठीक है, अभी हमने देखा था अंडर फैक्ट्रीज एक्ट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एटलीस्ट 3 ईयर्स, तो हर 3 साल बाद उसे रीपेंट किया जाना चाहिए अगर वो वॉल पहले वाटर पेंट से पेंट की गई है, वॉशेबल वाटर पेंट से पेंट की गई है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स के डिस्पोजल के लिए ये रिलेटेड है कौन से मेजर्स के साथ में? तो ये रिलेटेड है हेल्थ ऑफ अ वर्कर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये हेल्थ ऑफ वर्कर से रिलेटेड है इन अ फैक्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन 92 में बोला गया है इन अ फैक्ट्री एडिक्वेट वेंटिलेशन, फैक्ट्री में एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए फॉर सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, क्वेश्चन 92 बोलता है इन अ फैक्ट्री एडिक्वेट वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है वेयर द नेचर ऑफ वर्क इज कैरिड ऑन in the factory involves or is likely to involve the production of excessively high temperature. Such adequate measures are practicable shall be taken to protect the worker therefrom. तो यहाँ बोला है कि जहाँ पे नेचर ऑफ वर्क कैरी आउट किया जा रहा है फैक्ट्री में, वो इन्वॉल्व करता है एक्सेसिव प्रोडक्शन को लेकर के। प्रोडक्शन जहाँ पे एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है, जैसे कहीं किसी फैक्ट्री में आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में उनके पास प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया है उन्हें एक सेपरेटिंग द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर फ्रॉम द वर्क रूम बाय इंसुलेटिंग द हॉट पार्ट और अदर इफेक्टिव मीन्स। सेपरेटिंग द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस सच टेम्परेचर, ठीक है, उस प्रोसेस को सेपरेट करना है, ठीक है, उस प्रोसेस को अलग करना है बाकी पार्ट ऑफ द वर्क रूम से, सो दैट द हॉट पार्ट को थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हु कैन सर्व एन ऑर्डर इन राइटिंग टू ऑक्यूपायर अंडर द फैक्ट्री एक्ट टू अडॉप्ट द मेजर फॉर रिड्यूसिंग द एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर इन द फैक्ट्री। तो यहाँ बोला गया है ये हु कैन सर्व एन ऑर्डर, कौन ऑर्डर सर्व कर सकता है, राइटिंग टू द ऑक्यूपायर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट टू अडॉप्ट द मेजर फॉर रिड्यूसिंग द एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर को, ठीक है। हाई टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास पावर है, वो एक ऑर्डर दे सकता है फैक्ट्री को टू अडॉप्ट मेजर जिससे हाई टेम्परेचर जो है उसे कम किया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज पावर। किसी एक इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटी में दखल अंदाजी करने के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की और फाइन हो सकता है 10,000 या बोथ, ठीक है। उसके पावर को एक्सरसाइज करने में बाधा डालने के लिए इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ और फाइन 10,000 का हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन एग्जॉस्ट अप्लायंस, एक एग्जॉस्ट अप्लायंस है, वो रिक्वायर्ड है फैक्ट्री में टू डील विथ, एग्जॉस्ट अप्लायंस डील करता है डस्ट, फ्यूम और अदर इम्प्योरिटीज़ को बाहर फेंकने के लिए। एग्जॉस्ट फैन जो होता है तो वो हर फैक्ट्री में लगा होना चाहिए और वो डील करता है डस्ट, फर्न एंड अदर इम्प्योरिटीज़ को बाहर फेंकने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है एयर की आर्टिफिशियली इंक्रीज होती है फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन करने की वजह से उस रूम का टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इन विच ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड, ठीक है। इन रेस्पेक्ट सारी फैक्ट्री में जहाँ पे ह्यूमिडिटी एयर की आर्टिफिशियली इंक्रीज की गई है, तो स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। तो वो क्या कर सकती है, वो प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, उस ह्यूमिडिफिकेशन का कितना स्टैंडर्ड होना, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। रेगुलेट कर सकती है मेथड यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ठीक है। कौन से मेथड से ह्यूमिडिफाई करना है ये स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। डायरेक्ट कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर
टू करेक्टली कैरीड आउट एंड रिकॉर्डेड, ठीक है, उसको करेक्टली कैरी आउट एंड रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये सारा ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, दैट अ स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स इन द अबव फॉलोइंग थिंग्स। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। What would be the area of workroom? वर्करूम का एरिया कितना होना चाहिए एज पर सेक्शन 16 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो वर्करूम का एरिया होना चाहिए 14.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेस ऑफ एवरी वर्करूम एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 शुड बी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो स्पेस है वर्कर के लिए जो एम्प्लॉय किया गया है, तो उसके लिए कितनी स्पेस बची होनी चाहिए वर्कर के लिए, दैट इज 9.9 क्यूबिक मीटर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ इंस्पेक्टर में इन राइटिंग, चीफ इंस्पेक्टर जो है वो राइटिंग में नोटिस दे सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड इन अ रूम। एक रूम में कितने वर्कर होने चाहिए या हो सकते हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो ये है सही जवाब, दिस इज ट्रू। ओके, द स्टेटमेंट गिवन अबव इज ट्रू। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स आर परमिटेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो कौन सी टाइप की लाइट परमिटेड है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो आर्टिफिशियल, नेचुरल लाइट्स और both are permitted as per the Factories Act 1948. Let's see another question. In every factory, all glazed window skylight used for lighting the workroom shall be kept dash on both the inner and outer surface. ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है जो विंडो का ग्लेज्ड विंडो है उसकी और स्काईलाइट की जो लाइटिंग है उस विंडो की जो आउटर, इनर एंड आउटर सरफेस है दोनों तरफ से क्लीन होने चाहिए, ठीक है, सो दैट कि बाहर की लाइट रूम में आ सके, ठीक है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एग्जामिनेशन ऑफ आई साइट की एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन वर्कर, ठीक है, जो किसी प्रोसेस में कैरी आउट करते हैं जिसमें आंखों को खतरा रहता है, तो एग्जामिनेशन ऑफ आई साइट ऑफ सर्टेन वर्कर्स, जो वो पर्टिकुलर वर्कर का फैक्ट्रीज में शैल बी डन इन एटलीस्ट, ठीक है, हर 24 महीने में उनकी आई साइट का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिक्वायर्ड फॉर लाइटिंग इन अ फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? तो लाइटिंग के लिए कौन से प्रोविजन अपनाने चाहिए? तो ग्लेयर आइदर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश सरफेस, तो ये हमें अपनाना चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ शैडो टू सच एक्सटेंट टू कॉज आई स्ट्रेन और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट टू एनी अदर वर्कर, तो ये फॉर्मेशन ऑफ शैडो भी हमें देखना है, तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, द स्टैंडर्ड ऑफ सफिशिएंट एंड सूटेबल लाइटिंग आर प्रोवाइडेड बाय। सफिशिएंट एंड सूटेबल लाइटिंग ये प्रोवाइड की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है सफिशिएंट एंड सूटेबल लाइटिंग का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, washing place, urinal, latrine, spit-on, open drain carrying sewage or effluent or any other source of contamination cannot be situated within from the place of drinking water। तो यहाँ पे बोला है कि जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर लगाया हो, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, उससे 6 मीटर के दायरे में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यूरिनल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जहाँ पे यूरिनल है उससे कम 6 मीटर से दूर होना चाहिए, ओके, कैनॉट बी सिचुएटेड विद इन 6 मीटर ऑफ, ये यूरिनल है उसके 6 मीटर के दायरे में कोई भी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी बियॉन्ड 6 मीटर, ओके। Let's see the next question. Question number 108.
इन एवरी फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री में डैश वेयर मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड सुटेबल फॉर द प्रोविजन फॉर कोल्ड एंड हॉट वाटर इज मेड। ठीक है, जहाँ पे भी 250 से ज़्यादा वर्कर हैं, ठीक है, जहाँ पे भी 250 से ज़्यादा वर्कर है वहाँ पे हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, गर्म और ठंडा पानी दोनों की फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 109। Provision for cooling water during hot weather should be made by the organization if it employs more than 250 और more workers। 250 या 250 से ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपलसरी कोल्ड वाटर का प्रोविज़न होना चाहिए। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ABC मैन्युफैक्चर ने ABC लिमिटेड ने एम्प्लॉय किया हुआ है 600 एम्प्लॉय को। ओके, तो वो पूछ रही है फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू एंश्योर, वो एंश्योर करना चाहती है प्रोविजन फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो हमें पता है कि अगर 250 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयड पर्सनस हैं, एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, तो वहाँ पे कूलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। यस, बिकॉज देयर आर मोर देन 250 ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो कौन सा वाला वेलफेयर प्रोविजन नहीं है? तो कैंटीन एक वेलफेयर प्रोविजन है। क्रैच फैसिलिटी, क्रैच क्या होता है? जहाँ पे 1 से 6 साल के बच्चे, जो महिलाएं वर्कर होती है, अब वो छोटे बच्चे को घर पे नहीं छोड़ के आ सकती, तो वो एक फैक्ट्री में एक रूम बनाया हुआ आता है जिसे बोलते हैं क्रैच, जहाँ पे खिलौने रखे हुए होते हैं, एक अटेंडेंट होता है फॉर अटेंडिंग ऑल दोज चिल्ड्रन, तो वो अपने बच्चे को वहाँ छोड़ सकती है एंड शी कैन डू देयर वर्क इन द फैक्ट्री। ठीक है, तो उसको क्रैच बोलते हैं। तो यहाँ पूछा है विच इज़ नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन। कैंटीन इज़ अ वेलफेयर प्रोविजन, क्रैच इज़ अ वेलफेयर प्रोविजन, फर्स्ट एड इज़ ऑल्सो अ वेलफेयर प्रोविजन, बट ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ नेसेसिटी, इट इज़ नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर तो कंपल्सरी है, ओके, वो तो हर किसी को रखना है, इट इज़ नॉट अ वेलफेयर प्रोविजन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर डैश आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री देन देयर शैल बी सेफ्टी कमिटी इन द फैक्ट्री। तो यहाँ बोला है कब हमें एक सेफ्टी कमेटी बनानी चाहिए? जब 250 वर्कर से ज़्यादा अगर किसी फैक्ट्री में हो तो एक सेफ्टी कमेटी बनाना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टू मेंटेन प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड द मैनेजमेंट मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी हेल्थ एट द वर्क प्लेस, सेफ्टी कमेटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर ने सेफ्टी कमेटी बनाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेफ्टी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू सेट अप बाय द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री वेयर। कहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी होना चाहिए? जहाँ पे एक हजार्डियस प्रोसेस टेक प्लेस होता है, या हजार्डियस सब्सटेंस यूज होता है, या फिर हजार्डियस सब्सटेंस हैंडल किया जाता है। तो ये सारी जगह में तो सेफ्टी कमेटी कंपलसरी होनी चाहिए, जहाँ में एक हजार्डियस प्रोसेस से डील किया जाता है। लेट्स से कि ट्रांसमिशन पावर जनरेशन का काम होता है, सो पावर जनरेशन इज एन हजार्डियस प्रोसेस। ठीक है, तो वहाँ पे सेफ्टी कमेटी कंपलसरी बनाना अनिवार्य है। लेट्स से सेक्शन 19 ऑफ अ फैक्ट्रीज एक्ट डिस्कस अबाउट। सेक्शन 19 जो है फैक्ट्री एक्ट का किसके रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के रिलेटेड। सेक्शन 19 is related to latrines and urinals. Let's see another question. Who prescribed number of latrines and urinals established in a factory under Factories Act 1948? तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर के अंडर में है। स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रिस्क्राइब कर सकती है कि कितने लैट्रिन या यूरिनल एक फैक्ट्री में, पर्टिकुलर फैक्ट्री में होने चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
Enclosed accommodation of urinals and latrines under Factories Act 1948 shall provide for, ठीक है, एक सेपरेट यूरिनल्स एंड लेट्रिन होने चाहिए मेल एंड फीमेल वर्कर के लिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए. Let's see another question number 118. Where males are employed, जहाँ पे मेल एम्प्लॉयड किए गए हैं, देयर शैल बी एटलीस्ट 1 लैट्रिन सीट फॉर एवरी 20 वर्कर्स, ठीक है. मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 40 वर्कर्स हैं, एक जगह पे 40 वर्कर्स एम्प्लॉय किए गए हैं, तो 1 लैट्रिन सीट फॉर एवरी 20 वर्कर. दैट मीन्स यहाँ पे 2 बाथरूम होने चाहिए. ओके, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. The wall ceilings and partition of every latrine and urinal shall be whitewashed. उसको white wash किया जाना चाहिए, कलर वॉश किया जाना चाहिए एटलीस्ट once in a every period of 4 months, 4 महीने के अंतराल पे वो white wash या क्लीन किया जाना चाहिए. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. सेक्शन 20 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डील्स विद द प्रोविजन ऑफ. सेक्शन 20 जो है वो डील करता है स्पिट ऑन से. सेक्शन 20 डील्स विद स्पिट ऑन्स. द प्रोविजन ऑफ स्पिट ऑन्स क्या होता है? स्पिट ऑन्स वो होता है जो एक वर्कर पान खा के जो थूकता है उसको स्पिट ऑन्स बोलते हैं. तो प्रोविजन ऑफ स्पिट ऑन्स इज अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री. मतलब जो स्पिट ऑन्स है किसके अंडर कवर होता है? क्या ये सेफ्टी मेजर है, क्या ये वेलफेयर मेजर है, क्या ये हेल्थ मेजर है? तो जो पान खा के थूकना इज एन हेल्थ मेजर है ना. अगर इधर उधर थूकेगा तो उनके हेल्थ को, बाकी वर्कर्स के हेल्थ को इशू होगा. सो एक प्रॉपर स्पिट ऑन होना चाहिए जहाँ पे वो पर्टिकुलरली सारे वर्कर हु इज चूइंग तो वो वहाँ पे स्पिट कर सके. सो इट्स एन हेल्थ मेजर. तो ये एक हेल्थ मेजर है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 122. फर्स्ट एड बॉक्स इज टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है. फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए फॉर एवरी 150 वर्कर्स, फॉर एवरी 150 ऑफ अ पर्सन एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी securely fenced by the safeguards of substantial construction which shall be constantly maintained and kept in position while the parts of machinery or fencing are in motion or in use. तो यहाँ पे बोला गया है तो कौन से टाइप ऑफ मशीनरी को सिक्योरली फेंस किया जाना चाहिए या सेफ गार्ड किया जाना चाहिए, उसके इर्द गिर्द कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए और उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, उसकी पोजीशन को एक फेंसिंग बना करके जो कि हिलती है जब वो यूज़ में होती है. एवरी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर और रोटरी कन्वर्टर, अगर ये मशीनरी है तो इसको प्रॉपरली फेंस किया जाना चाहिए. एवरी पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मशीनरी, इसको भी प्रॉपरली फेंस किया जाना चाहिए. एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एनी अदर मशीनरी, ट्रांसमिशन मशीनरी, ठीक है. सो ऑल द अबव, ठीक है. ये सारी मशीनरी को प्रॉपरली सेफगार्ड करके प्रॉपर एक सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए उसके इर्द गिर्द. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन. यंग पर्सन की डेफिनेशन हमने देखा था कि यंग पर्सन होता है चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट इज नोन एज यंग पर्सन. ऑन डेंजरस मशीन, टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन अ डेंजरस मशीन शैल बी प्रोहिबिटेड. ये प्रोहिबिट की गई है यंग पर्सन को डेंजरस मशीन पे एम्प्लॉय करने के लिए. ये कौन से सेक्शन ने प्रोहिबिट किया है? तो ये प्रोहिबिट किया है सेक्शन 23 ने. तो चलिए देखते हैं सेक्शन 21 क्या बोलता है. मगर सेक्शन 21 बोलता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है. सेक्शन 21 बोलता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी. तो चलिए देखते हैं सेक्शन 22 क्या बोलता है. सेक्शन 22 बोलता है वर्क ऑन नियर मशीनरी मोशन, मशीनरी मोशन.
वर्क ऑन नियर मशीनरी मोशन। सेक्शन 24 क्या बोलता है? सीकिंग गियर डिवाइसेस फॉर मशीन, सीकिंग गियर्स एंड डिवाइसेस फॉर मशीनरी। ठीक है। सेक्शन 21 रिलेटेड है फेंसिंग ऑफ मशीनरी से लेकर सेक्शन 22 है वर्क ऑन नियर मशीनरी मोशन, जो मशीनरी मूव होती है उसके आसपास काम करना। सेक्शन 24 बोल रहा है सीकिंग गियर लेना या डिवाइस, गियर मतलब सेफ्टी कोट पहनना, ठीक है, ग्लव्स पहनना, एंड डिवाइसेस फॉर मशीनरी, उस मशीनरी को यूज करने के लिए प्रॉपर ग्लव्स पहनना, ओके, प्रॉपर प्रोटेक्शन यूज करना, दैट वो बोला गया है सेक्शन 24 में। वेयर सेक्शन 23 डील्स विद द डेंजरस मशीनरी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोला गया है नो वुमन और अ यंग पर्सन शैल बी अलाउड टू क्लीन, लुब्रिकेट और एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ प्राइम मूवर, किसी भी प्राइम मूवर को क्लीन या ये नहीं किया जाना चाहिए ऑफ एनी ट्रांसमिशन मशीनरी वाइल द प्राइम मूवर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मशीनरी इज इन मोशन, जब वो मोशन में हो। तो ये सही है, जब वो कोई मशीनरी चल रही हो तो उस पर्टिकुलर मशीनरी को वुमेन को या यंग पर्सन को लुब्रिकेट या क्लीन के करने जैसा काम नहीं देना चाहिए, तो ये सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो यहाँ बोला गया है ए पर्सन इज नॉट अलाउड टू वर्क इन अ डेंजरस मशीन अनलेस ही हैज फुल्ली इंस्ट्रक्टेड टू डू द डेंजरस, has been fully instructed as to the dangers arising in connection with the machine, precautions to be observed, has received sufficient training and is under adequate supervision। तो यहाँ बोला गया है किस टाइप के पर्सन को प्रॉपरली गाइड किए बिना उस पर्टिकुलर मशीनरी पे काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, तो वो बोला गया है यंग पर्सन को इज नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी डेंजरस मशीनरी, जब तक उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं दी जा गई हो और उस मशीन से खतरे के बारे में उसे प्रिकॉशंस या अवगत ना किया गया हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 बोल रहा है नो dash shall be employed in any part of the factory for pressing cotton, which cotton opener of a work under section 27 of the Factories Act। तो यहाँ बोला गया है कि एक वुमेन और अ चाइल्ड को फैक्ट्री के किसी भी ऐसे पार्ट ऑफ एनी फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन, एक मशीन होती है कॉटन ओपनर वाली, उसके आसपास उनको उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए उनको नहीं लगाना चाहिए, दैट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन को। बिकॉज क्या होता है ना, वो मशीनरी बहुत ओपन होती है, उसमें अगर प्रॉपर प्रिकॉशन से काम ना किया जाए तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 127 में कहा है कि जहाँ पे एक फैक्ट्री है जो प्रेसिंग कॉटन, जिसमें कॉटन ओपनर टाइप की मशीन है, तो यहाँ बोला गया है कि किसी भी वुमेन और चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं किया जाना चाहिए जहाँ पे प्रेसिंग कॉटन इन विच कॉटन ओपनर इज एट वर्क अंडर सेक्शन 27। कॉटन ओपनर एक मशीन है जिसके आसपास प्रेसिंग कॉटन का काम हो रहा हो, वहाँ पे वुमेन और चाइल्ड को एम्प्लॉय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेफ्टी मेजर लेके काम करना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 128। हॉइस्ट एंड लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन्स, चेन रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स आर अ पार्ट ऑफ, तो ये सारे चीज़ किस चीज़ के पार्ट हैं? एक लिफ्ट होती है, लिफ्टिंग मशीन्स होती है, चेन्स होती है, रोप्स होती है, तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, है ना। all these are safety measures of the provisions of the Factories Act 1948। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, सारे फ्लोर, जितने भी फ्लोर हैं, स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, ठीक है,
ऑल द स्टेयर्स पैसेजेस शैल बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन, अच्छे कंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, केप्ट फ्री फ्रॉम डैश लाइकली टू कॉज पर्सन स्लिप, ठीक है, उस पर कोई स्लिप नहीं होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन आर फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एंड सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन या सब्सटेंसेस से फ्री होना चाहिए जिससे कोई बंदा गिर सकता है, स्लिप कर सकता है, ठीक है, वेयर इट इज नेसेसरी टू एंश्योर सेफ्टी स्टेप स्टेयर्स पैसेज एंड गैंगवेज शैल प्रोवाइड सब्सटेंशियल हैंडल्स, वहाँ पे सीढ़ी के बाजू में एक हैंडल्स भी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ्टी मेजर अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, तो यहाँ पे कौन सा वाला एग्जाम्पल है सेफ्टी मेजर का, तो प्रोटेक्शन फॉर आईज इज अ सेफ्टी मेजर, गॉगल्स वगैरह लगाना इज अ सेफ्टी मेजर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सूटेबल गॉगल्स shall be provided for protection of persons employed in a factory is discussed in the, तो ये कौन से सेक्शन के अंडर में दिया गया है, तो ये दिया है सेक्शन 35 के अंडर में, ओके, फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी गॉगल्स, सूटेबल गॉगल्स फॉर दी वर्कर, ठीक है। तो सेक्शन 36 क्या बोल रहा है, सेक्शन 36 डील करता है प्रिकॉशन अगेंस्ट dangerous fumes and gases, ठीक है। सेक्शन 36 डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस। सेक्शन 39 डील करता है पावर टू रिक्वायर defective parts, power to require defective part is dealt by section 39। section 40 डील करता है safety to building and machinery, okay, safety of building, ठीक है, safety of building and machinery is dealt under section 40। section 39 डील करता है power to require defective part। section 36 डील करता है precaution against dangerous fumes and gases। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, which of the following is not an example of safety measure, तो कौन सा वाला safety measure का एग्जाम्पल नहीं है, तो सेफ्टी मेजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो ये कैंटीन यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी में, कैंटीन, तो कैंटीन इज नॉट अ सेफ्टी मेजर, ठीक है, एक्सेसिव वेट इज अ सेफ्टी मेजर, प्रोटेक्शन इज अ सेफ्टी मेजर, प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स इज अ सेफ्टी मेजर, बट कैंटीन इज अ नॉट अ सेफ्टी मेजर, इट्स अ वेलफेयर मेजर, ठीक है, कैंटीन एक वेलफेयर का पार्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ अ फैक्ट्री कैन कंप्लाई विद द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर के लिए वो कैसे कंप्लाई कर सकती है, तो प्रोविजन फॉर सेफ मेजर एस्केप फॉर ऑल पर्सन इन द इवेंट ऑफ फायर, ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए जिससे सारे पर्सन्स निकल सकें, प्रोविजन कुछ होना चाहिए, नेसेसरी इक्विपमेंट फैसिलिटी, फायर एक्सटिंग्विशर लगे होने चाहिए वहाँ पे, इफेक्टिव मेजर टेकन सो with the means of escaping in case of fire and have been adequately trained in the routine to be followed in such cases, ठीक है, तो all of the above, ठीक है। how a factory can comply with the measure for protection against fire, तो ये सारे measures लिए होने चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, section 134 safety officer are appointed if organization is engaging 1000 और मोर एम्प्लॉय, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेक्शन 41G ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डील करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर के,
ठीक है, इट इज रिलेटेड टू वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द सेफ्टी मैनेजमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फैक्ट्री इज इन्वॉल्व इन अ हजार्डियस प्रोसेस। फैक्ट्री जो है वो हजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व है फॉर अ पीरियड ऑफ डैश डेज बिफोर commencement of such process, inform the chief inspector to nature detail of the process, that is 30 days। ठीक है, फैक्ट्री इन्वॉल्व इन हजार्डियस प्रोसेस, फैक्ट्री हजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच प्रोसेस, इन्फॉर्म करना है चीफ इंस्पेक्टर को ऑफ द नेचर एंड डिटेल ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री इन्वॉल्व है हजार्डियस प्रोसेस में तो 30 दिन के अंदर में उनको इन्फॉर्म करना है चीफ इंस्पेक्टर को पूरे डिटेल ऑफ प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ऑक्यूपायर हैज़ टू प्रोवाइड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ईच वर्कर। ठीक है, ऑक्यूपायर को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड करना फॉर ईच वर्कर बिफोर सच वर्कर इज असाइंड टू जॉब इन्वॉल्विंग हैंडलिंग ऑफ वर्किंग विथ हजार्डियस सब्सटेंस। किसी हजार्डियस सब्सटेंस में अगर उसे लगाना है तो पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेना है ऑक्यूपायर ने। While continuing in such job after he has ceased to work in such job at an interval not exceeding 12 months। ठीक है, अगर वो उस पर्टिकुलर हजार्डियस प्रोसेस में पहले काम कर चुका है जिसमें उसे रोका गया था ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशन, तो उसका भी विद इन एक्सीडिंग 12 मंथ्स तो उसको भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। तो हमारा आंसर हो जाता है बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच dash to take immediate remedial action imminent danger to the life and health of the employee due to any accident due to hazardous process। तो ये किसकी ड्यूटी है? ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। ठीक है, एजेंट, ऑक्यूपायर, एजेंट, मैनेजर और द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फैक्ट्री, उस पर्टिकुलर प्रोसेस का इंचार्ज जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने रेमेडियल एक्शन इमिनेंट डेंजर के लिए लाइफ्स और हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये इट्स अ ड्यूटी टू टेक रेमेडियल एक्शन, इमीडिएटली लेना है उसने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 139। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वॉशिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग, ड्राइंग क्लॉथ फैसिलिटी फॉर सिटिंग आर द पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ वेलफेयर मेजर है। ठीक है, कपड़े धोने की जगह प्रोवाइड करना, कपड़े सुखाने की जगह प्रोवाइड करना आर द पार्ट ऑफ वेलफेयर मेजर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन डैश ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये प्रोवाइड करता है सेक्शन 11 से 20 में वेलफेयर, सेक्शन 11 से 20 में हेल्थ मेजर दिए हुए हैं। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ मेजर्स। ठीक है, और सेक्शन 21 से 41 रिलेटेड है सेफ्टी मेजर को लेकर के, एंड सेक्शन 42 से 50 रिलेटेड है वेलफेयर मेजर को लेकर के। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी 42 to 50। तो सेक्शन 42 to 50 इज रिलेटेड टू वेलफेयर मेजर। 11 से 20 हेल्थ मेजर से रिलेटेड है, 21 से 41 सेफ्टी मेजर से रिलेटेड है, 42 से 50 वेलफेयर मेजर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी अवेलेबल इन द फैक्ट्री। फर्स्ट एड बॉक्स फैक्ट्री में होना चाहिए ऑन ऑल वर्किंग हावर्स, सारे वर्किंग हावर्स। ठीक है, वेदर लेट इट बी नाइट और अ डे, फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट बी अवेलेबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग हावर्स। एक एन एम्बुलेंस रूम होना चाहिए फॉर प्रिस्क्राइबिंग इक्विपमेंट्स एंड इंचार्ज ऑफ मेडिकल नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए इज रिक्वायर्ड फॉर अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग मोर देन, जहाँ पे भी 500 से ज़्यादा अगर वर्कर हैं, पर्सन हैं, तो एक एम्बुलेंस रूम होना चाहिए जिसमें प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट्स होने चाहिए और एक इंचार्ज मेडिकल भी होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए, जहाँ पर भी 500 से ज़्यादा पर्सन एम्प्लॉयड हैं किसी भी फैक्ट्री में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्ती इंडस्ट्री जो है हैज़ मोर देन 500 वर्कर्स, उनके पास 500 से ज़्यादा वर्कर हैं।
वन ऑफ द एम्प्लॉय गॉट इंजर, उसको इंजरी हो गई वाइल परफॉर्मिंग इज ड्यूटी, द फैक्ट्री मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड, उसको एक एम्बुलेंस रूम इमीडिएटली प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैंटीन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एंगेजिंग एम्प्लॉयज, कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे भी 250 से ज़्यादा वर्कर हैं किसी भी फैक्ट्री में, तो कंपलसरी कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेक्शन 145 अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इफ एंगेजिंग मोर देन 150 पर्सन्स। कहीं पे भी 150 से ज़्यादा है लोग एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, तो वहाँ पे लंच रूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए बैठने के लिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेक्शन 146 क्रैच, क्रैच हमने देखा था, क्रैच इज टू बी प्रोवाइडेड जहाँ पे भी 30 से ज़्यादा, ठीक है, 30 से ज़्यादा लेडी वर्कर्स हैं, लेडी एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए। इन एवरी फैक्ट्री वेर इन मोर देन 30 वुमेन वर्कर are ordinarily employed, there shall be provided and maintain a suitable room or rooms for use of children under the age of 6। 6 साल से कम के बच्चों को वहाँ पे वो वुमेन अपने बच्चों को रख सकती हैं इन द ड्यूरिंग वाइल दे कैन वर्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एवरी फैक्ट्री वेर इन मोर देन 30 वुमेन्स वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, जहाँ पे 30 वुमेन वर्कर्स से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, मेंटेन किया गया है सूटेबल रूम फॉर द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ, कितने साल से नीचे के बच्चे, 6 साल से नीचे के बच्चे होने चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। तो यहाँ बोला गया सेक्शन 49 किससे डील करता है, तो सेक्शन 49 रिलेटेड है वेलफेयर ऑफिसर्स को लेके। सेक्शन 49 में वेलफेयर ऑफिसर को डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेलफेयर ऑफिसर आर टू बी अपॉइंटेड, कब उसे अपॉइंट किया जाना चाहिए, जहां पर 500 से ज़्यादा 500 और मोर एम्प्लॉयज़ अगर इंगेज्ड हैं तो वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन इनटू अकाउंट, इसमें से कौन सा अकाउंट में लिया जाना चाहिए ड्यूरिंग फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ बोला गया है डिफरेंट ग्रुप, मतलब मेल है या फीमेल है, वो सब डिफरेंट ग्रुप्स को रिले ऑन अ डे, मतलब ये डिफरेंट ग्रुप के जितने भी डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं और वो उस पर्टिकुलर डे में प्रेजेंट हैं, तो that will be taken into account total number of workers। फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए हमने देखा था कि 10 और मोर वर्कर इन एनी डे होने चाहिए जहाँ पे फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है विद द एड ऑफ पावर, और जहाँ पे फैक्ट्री ऑपरेट कर रही है विदाउट एड ऑफ पावर वहाँ पे 20 और मोर वर्कर होने चाहिए इन सच केस। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को रिलेटेड बोला गया है फॉर पर्पस फॉर कंप्यूटिंग टोटल नंबर ऑफ वर्कर, किस किस लोगों को कंसीडर करना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप मतलब आइदर मेल, आइदर फीमेल और एडोलेसेंट। ठीक है, ये सारे डिफरेंट ग्रुप के लोग प्लस ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब रिले ऑन अ डे, उस दिन अगर ये सारे 10 से ज़्यादा लोग हैं तो वो फैक्ट्री एक्ट अप्लाई हो जाएगा इफ अ फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग विद द एड ऑफ पावर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नो अडल्ट वर्कर, कोई भी अडल्ट वर्कर रिक्वायर्ड टू अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन, ठीक है, 48 आवर से ज़्यादा इन एनी वीक, नो अडल्ट वर्कर इज रिक्वायर्ड टू अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए अडल्ट वर्कर, एक अडल्ट वर्कर है, वो वर्क कर सकता है अप टू डैश आवर्स इन अ डे, एक दिन में वो कितने घंटे तक काम कर सकता है, तो वो 9 घंटे तक एक दिन में काम कर सकता है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ वर्क ऑफ अडल्ट, अडल्ट का वर्क पीरियड
इन अ फैक्ट्री ईच डे शैल बी फिक्स्ड दैट नो पीरियड शैल एक्सीड। ठीक है, नो पीरियड शैल एक्सीड, कितना से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो 5 घंटे से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड दैट नो वर्कर शैल वर्क फॉर मोर देन 5 आवर्स बिफोर ही हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 5 घंटे का कंटिन्यूस कोई एक अडल्ट वर्कर काम कर रहा है 5 घंटे से, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली 5 घंटे के बाद उसे एक हाफ एन आवर का ब्रेक देना कंपलसरी है बिफोर ही हैज़ एन इंटरवल फॉर रेस्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर। ठीक है, तो 5 घंटे से ज़्यादा का कोई भी एक कंटिन्यूस वर्किंग पीरियड नहीं होना चाहिए फॉर द एडल्ट वर्कर। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर 5 आवर हाफ एन आवर का ब्रेक शुड बी कंपल्सरली गिवन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर द पीरियड ऑफ वर्क adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period shall exceed 5 hours and that no worker shall work more than 5 hours before he has an interval of rest at least half an hour। ठीक है, ये अभी हमने देखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंक्लूसिव ऑफ ऑल द इंटरवल्स, ठीक है, वो सारे इंटरवल्स ले करके नो स्प्रेड ओवर इन द फैक्ट्री शैल अलाउड फॉर मोर देन 10.5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है बीच के सारे इंटरवल लेके, मतलब जो रेस्ट का इंटरवल वगैरह जितने भी हैं वो सारे ले करके जो टोटल स्प्रेड ओवर एक दिन में किसी एक अडल्ट ने काम किया है वो 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10.5 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनार्दन लिमिटेड है, उसकी मॉर्निंग शिफ्ट है 7:30 की 7:30 AM to 6:30 PM। आइडेंटिफाई करो वेदर द वर्किंग आवर्स आर करेक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948। तो क्या उसका ये वर्किंग आवर्स करेक्ट है? तो आंसर है इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। डेली वर्किंग आवर शुड नॉट बी मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। ठीक है, तो डेली वर्किंग आवर जो है 9 घंटे से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। यहाँ पे 7:30 से लेके 6:30 तक मोर देन 11 आवर्स का वर्किंग दिखाया है। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट है, 9 घंटे से ज़्यादा का शिफ्ट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158। वर्कर विल बी एंटाइटल्ड टू ओवर टाइम वेजेस। किसी भी वर्कर को ओवर टाइम वेजेस मिलेगा अगर वो 48 आवर से ज़्यादा का काम करता है इन अ पर्टिकुलर वीक। एक वीक में एंटाइटल है टू वर्क 48 आवर्स। अगर वो 48 आवर्स से ज़्यादा काम करता है किसी भी वीक में तो ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर द ओवर टाइम वेजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ वर्कर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज़ एलिजिबल फॉर। एक वर्कर जो है वो फैक्ट्री एक्ट में एलिजिबल है ओवर टाइम के लिए अगर वो वर्क करता है मोर देन 9 आवर अ डे। एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा अगर वो काम करता है या फिर एक वीक में 48 आवर से ज़्यादा वो काम करता है तो उसे ओवर टाइम वेजेस मिलेगा। ही इज़ एलिजिबल फॉर ओवर टाइम वेजेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ वर्कर अंडर द फैक्ट्री, एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो एलिजिबल है डैश व्हेन ही वर्क्स मोर देन 9 आवर्स डे और 48 आवर्स अ वीक। ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम वेजेस कितना मिलेगा? ट्वाइस मिलेगा। मान लीजिए उसका वेजेस है 10,000 तो उसे 20,000 मिलेगा ओवर टाइम वर्क के लिए, तो ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। तो ओवर टाइम में उसे मिलेगा दुगना पैसा मिलेगा उसे। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोहन है, वर्कर है आशापुरा फैक्ट्रीज में, आशापुरा फैक्ट्री में उसने काम किया ओवर टाइम का। हिज बेसिक वेज ऑन द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस 15,000। उसका बेसिक वेज 15,000 है
तो हाउ मच ही कैन गेट ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम का उसे डबल मिलेगा, दैट इज 30,000। ओके, डबल रेट मिलेगा फॉर डूइंग द ओवर टाइम वर्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे बोला है नो अडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन एनी डे विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग ऑन इन एनी अदर फैक्ट्री। ठीक है, तो कोई अडल्ट वर्कर अगर वो मान लीजिए मॉर्निंग में यहाँ पे काम करके आया, फिर शाम की शिफ्ट में दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा टू वर्क इन टू डिफरेंट फैक्ट्री। ठीक है, नो अडल्ट वर्कर shall required to allow to work in a factory on any day which he has already been working in any other factory। किसी और उस दिन वो किसी और फैक्ट्री में एक दिन काम करके आया है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो यहाँ बोला गया है Leave with wages is allowed for the employee if they work for dash days in a month। ठीक है, तो अगर वो लीव विथ वेजेस मतलब पेड लीव्स, मतलब वो छुट्टी पे भी रहेगा और उसे पे भी मिलेगा, उस दिन का पैसा उसका नहीं कटेगा। अगर वो कम से कम 20 दिन उसने काम किया है किसी भी मंथ में, देन द वर्कर में बी अलाउड लीव विथ वेजेस। ठीक है, उसे लीव विथ वेजेस दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164 वेयर ऑल द अडल्ट वर्कर इन अ फैक्ट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क ड्यूरिंग द सेम पीरियड। जहाँ पे सारे अडल्ट वर्कर फैक्ट्री में नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ सेम पीरियड, तो यहाँ पे बोला गया है द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री शैल क्लासिफाई देम इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर वर्क इंडिकेटिंग नंबर ऑफ वर्कर इन ईच ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर ने फैक्ट्री के मैनेजर ने क्लासिफाई करना है उनको ग्रुप में, एंड उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग में उन्हें काम एलोकेट करना है बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एम्बुलेंस रूम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इफ एंगेजिंग एम्प्लॉयज मोर देन 500। ठीक है, 500 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हो जाते हैं तो एम्बुलेंस रूम प्रोवाइड करना कंपलसरी है। नो वुमेन, कोई भी वुमेन वर्कर इज रिक्वायर्ड टू बी अलाउ टू वर्क इन अ फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन दी हावर्स। ठीक है, वुमेन वर्कर 6 AM से 7 PM तक वर्क कर सकती है, एक्सेप्ट बाकी और किसी भी टाइमिंग में नहीं कर सकती। ठीक है, एज पर प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 167 में दिया है फॉर हु प्रोवाइड्स द फॉर्म ऑफ रजिस्टर ऑफ अ चाइल्ड वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर्म ऑफ रजिस्टर टू चाइल्ड वर्कर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नो चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड डैश ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। तो यहाँ पे बोला गया है कोई भी चाइल्ड जिसका 14 ईयर नहीं हुआ है, जिसने 14 ईयर कंप्लीट नहीं किया है, 14 ईयर्स, ठीक है, शैल बी रिक्वायर्ड टू अलाउ इन अ फैक्ट्री। ठीक है, उसे फैक्ट्री में काम नहीं करने देना चाहिए एज पर प्रोविजन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ चाइल्ड हु हैज कंप्लीटेड इज 14 ईयर्स एंड एन एडोलेसेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अलाउ टू वर्क इन अ फैक्ट्री अनलेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक बच्चा जिसने 14 ईयर्स कंप्लीट कर ली है बट उसे अलाउ नहीं किया जाएगा टू वर्क इन अ फैक्ट्री अनलेस, जब तक उसने कुछ कंडीशंस पूरी नहीं की हो, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड विथ रेफरेंस टू हिम अंडर सेक्शन 69 इज इन द कस्टडी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कंप्लीट नहीं है, सच चाइल्ड
or adolescent carries while he is at work token given reference to such certificate. ठीक है, उसने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑब्टेन करना है, ठीक है, जब तक, या टोकन गिविंग रेफरेंस टू सच सर्टिफिकेट, अगर उसका फिटनेस का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो उसका रेफरेंस देना है, अगर उसके पास है देन ओनली ही कैन बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री एंड अलाउड टू वर्क। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन, किसी भी चाइल्ड को मोर देन 4.5 आवर्स से ज़्यादा का काम नहीं कराना चाहिए इन एनी डे, 4.5 घंटे तक का काम करा सकते हैं, नॉट मोर देन 4.5 आवर्स। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 4.5 आवर्स इन एनी डे, ठीक है, ये भी ठीक है, एंड ड्यूरिंग द नाइट, ये भी ठीक है, तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अलाउिंग और परमिटिंग डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड इन अ फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? ठीक है, अगर किसी चाइल्ड को डबल एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 2 बार काम कराया जाता है फैक्ट्री में, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी? तो उसको होगी फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 1000 रुपीज, ठीक है। लेट्स अनदर क्वेश्चन। अ फीमेल चाइल्ड जो है शैल रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री ओनली बिटवीन 8 AM से 7 PM तक। एक फीमेल चाइल्ड काम कर सकती है ओनली बिटवीन दिस शिफ्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लायबिलिटी ऑफ ओनर ऑफ प्रीमाइसेस। ओनर ऑफ प्रीमाइसेस अंडर फैक्ट्री इज डिस्कस्ड इन, कौन से सेक्शन में दिया गया है ओनर ऑफ प्रीमाइसेस? सेक्शन 93 में दिया गया है ओनर ऑफ प्रीमाइसेस, यहाँ पे बोला गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ऑक्यूपायर शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू, ऑक्यूपायर को पनिशमेंट मिलेगी क्यों? फॉर यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर वो यूज़ करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट या 1000 रुपीज़, और बोथ यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है ये ग्रांटेड किया जाएगा बाय द सर्टिफाइंग सर्जन के द्वारा, ठीक है। Let's see another question. What is the penalty to the occupiers for using false certificate of fitness under Factories Act 1948? Imprisonment to the extent of 2 months and fine of ₹1000 or both. This will be the penalty for the occupiers for using false certificate of fitness under Factories Act 1948. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनी पर्सन willfully obstruct an inspector in the exercise of any power conferred upon him to fail to produce on demands and document or register shall be punishable with either imprisonment for a term which may extend 6 months, fine which may extend ₹10,000, either A or B or both। तो हमारा आंसर हो जाता है either A or B or both। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑब्लिगेशन ऑफ अ वर्कर। ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर जो है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 111 के अंडर में। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर? ऑब्लिगेशन, वर्कर की ऑब्लिगेशन क्या है? द टर्म सबैटिकल, जो टर्म सबैटिकल है ये कनेक्टेड है विथ पेड लीव फॉर स्टडी, ठीक है। द टर्म sabbatical is connected with paid leave for study। चलिए देखते हैं। इफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स, इफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज मोर देन 1000 वर्कर्स, दे शुड अपॉइंट क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, ठीक है। अगर फैक्ट्री एम्प्लॉय करती है 1000 वर्कर्स से ज़्यादा तो वो उसने अपॉइंट करना है सेफ्टी ऑफिसर को टू कैरी आउट द प्रिस्क्राइब्ड
ड्यूटीज। चलिए देखते हैं अनदर क्वेश्चन। द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट रूल्स द ऑक्यूपायर शैल लायबल फॉर पनिशमेंट अप टू। ठीक है, तो यहाँ बोला है कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट रूल्स द ऑक्यूपायर जो है ही विल बी पनिश्ड, उसको मिलेगा 2 years और अ फाइन अप टू ₹1 lakh और अ बोथ, अगर वो कोई भी प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट का कॉन्ट्रवीन करता है। कॉन्ट्रवीन करता है मतलब फॉलो नहीं करता या वायलेट करता है, तो उसको ये पनिशमेंट हो सकती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर कंट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट एंड रूल्स द वर्कर, वो सज़ा थी ऑक्यूपायर की, ओनर की, ये सज़ा है वर्कर की। अगर वर्कर कोई प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन करता है फैक्ट्री एक्ट को, एक्ट के, तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? द इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ 3 months। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द लाइसेंस फी कैन बी पेड टू गेट लाइसेंस फॉर द फैक्ट्री मैक्सिमम अप टू 5 year, 5 साल तक का लाइसेंस मिलता है किसी भी फैक्ट्री को टू कैरी आउट द वर्क, फर्दर लाइसेंस विल बी रिन्यूड। ठीक है, उसके बाद में द ऑक्यूपायर हैज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट ऑन और बिफोर एवरी ईयर ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ लाइसेंस फॉर अ फैक्ट्री। जब भी रिन्यूअल होगा तो उसने कब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? तो 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर नहीं, 31 अक्टूबर। ओके, 31 अक्टूबर से, हाँ, तो 31 अक्टूबर से पहले उसने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने ऑफ एवरी ईयर टू रिन्यू द लाइसेंस ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ लाइसेंस सबमिटेड आफ्टर December 31। मान लीजिए किसी ने दिसंबर 31 के बाद सबमिट किया रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन बाद में सबमिट करी आफ्टर 31 दिसंबर, तो उसे कितना फाइन देना पड़ेगा? तो उसे देना पड़ेगा 20% ऑफ द लाइसेंस फी विल बी द फाइन टू बी पेड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द फैक्ट्री एम्प्लॉय करती है मोर देन 1000 वर्कर, यहाँ पे 1000 वर्कर से ज़्यादा है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्लांट फॉर अप्रूवल। ठीक है, तो दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द प्लान। किसको सबमिट करेंगे? तो वो सबमिट करेंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को, अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द साइट अप्रेजल कमिटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। साइट अप्रेजल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी वंस इन एवरी 5 year में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज। ठीक है, जो भी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री है उसकी चेयरमैनशिप के अंडर एवरी 5 year में अप्रेजल कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 189। टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री ऑक्यूपायर हैज़ टू गिव, कितना नोटिस पीरियड देना चाहिए उसने? तो 60 days का नोटिस देना है फॉर क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री टू द अथॉरिटीज। अथॉरिटी को 60 दिन से पहले नोटिस देना है दैट दे आर क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द वर्कर। राइट्स ऑफ वर्कर क्या क्या है? टू रिप्रेजेंट द इंस्पेक्टर डायरेक्टली और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव इन द मैटर ऑफ इनएडिक्वेट प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज हेल्थ और सेफ्टी इन द फैक्ट्री, गेट ट्रेनिंग। ठीक है, ये सारे राइट्स है वर्कर के। प्रॉपर ट्रेनिंग लेना फॉर द ऑपरेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ इक्विपमेंट, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क, हेल्थ, सेफ्टी वर्क, तो ये सारे राइट्स हैं वर्कर के। सो हमारा आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव।
तो ये 190 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।